हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 9 किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए और उसी के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सूक्ष्मदर्शी, बल्कि ये कहे कि सूक्ष्मदर्शी नहीं बल्कि प्रकाशिक यंत्र। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि जो प्रकाशिक यंत्र है वो क्या होता है। प्रकाशिक यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करता है। प्रकाश जब तक रहेगा तब तक वह यंत्र जो है काम करेगा, और प्रकाश जब नहीं रहेगा तो वह यंत्र जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशिक यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करता है। हमारी आंख भी एक प्रकाशिक यंत्र है और यह प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। आप देखते हैं आंख जो होता है उसका काम है वस्तुओं को, चीजों को देखना। लेकिन अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तो फिर आप चीजों को नहीं देख पाएंगे, आपकी आंख वस्तुओं को नहीं देख पाएगी। आंख भी किसी वस्तु को देखे इसके लिए यह जरूरी है कि वहां पर प्रकाश हो, यानी आंख भी प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करता है। इसलिए हमारी आंख जो है वह भी क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र है। और यह जो है प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होता है, इसे हमने या आपने नहीं बनाया है, ये नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। ठीक है, आंख की रचना आपने पढ़ाई है, उसके डिफरेंट टाइप पार्ट्स जो होते हैं, उसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, वर्णांधता क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है। तो आंख जो होता है जब ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर पाता है तो आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। और यह दोष कई तरह के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें जो हमारी आंखें होती हैं वो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख लेती हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है। तो वैसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष होता है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष आंख का एक ऐसा दोष होता है जिसमें मानव नेत्र ना तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है और ना ही निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यह जो दोष होता है जनरली बुढ़ापे में आता है, वृद्धावस्था में आता है। ठीक है, चौथी जो दोष होती है आंख की वह होती है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता आंख की एक ऐसी दोष होती है जिसमें आंख अलग अलग रंगों को नहीं पहचान पाती है, उसे सारी चीजें या तो ब्लैक या तो व्हाइट दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता एक ऐसा दोष होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। आपके अंदर वह दोष तब तक नहीं आएगा जब तक आपके खानदान में माँ, पिता, दादा, दादी, नाना और नानी, इन लोगों में से किसी को अगर वर्णांधता की प्रॉब्लम है, वर्णांधता बीमारी है, तो फिर वो आपको हो सकता है। लेकिन अगर इन लोगों में से किसी को वर्णांधता की बीमारी नहीं है तो फिर वो दोष आपको नहीं हो सकता है। और वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई निवारण अभी तक नहीं मिला है। अगर किसी भी मनुष्य में यह दोष एक बार आ जाता है तो फिर इसका कोई निवारण का उपाय नहीं है। लेकिन जो बाकी दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनके निवारण के उपाय हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। माने आप वो चश्मा पहने जिसमें उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा हो।
तो उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी की उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोनों ही लेंसों का कंबाइन करके दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनका जब चश्मा आप देखेंगे तो उसका कांच काफी मोटा होता है और बीच में से दो हिस्से बने रहते हैं, ऊपर अलग लेंस होता है और नीचे अलग लेंस होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी आंख के बारे में जानकारियां थी जो कि आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, क्लास 10th की बात है ये सारी चीजें। अब हम लोग सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ये दो प्रकाशिक यंत्र हैं जो आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से आंख के निकट स्थित अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से आंख के निकट स्थित अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे यंत्र को हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। अब जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं तो उसमें बात आती है दर्शन कोण की। दर्शन कोण क्या है? देखिए, कोई भी वस्तु का बड़ा दिखना और छोटा दिखना ये दोनों वस्तु द्वारा बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करते हैं। किसी भी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखना किस पर निर्भर करता है? वस्तु द्वारा बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया जो कोण होता है उसे ही हम लोग दर्शन कोण कहते हैं, और दर्शन कोण का मान जितना बड़ा होगा वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे उतना बड़ा बनेगा और वह जो वस्तु है हमें उतनी ही बड़ी दिखाई पड़ेगी। और वस्तु द्वारा दर्शन कोण जो बन रहा है हमारी आंख पर वो छोटा है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर छोटा बनेगा और वह वस्तु जो है हमको उतनी ही छोटी दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु बड़ा कब दिखता है? जब उस वस्तु द्वारा बनाया गया आंख पर दर्शन कोण बड़ा होता है। वस्तु छोटी कब दिखाई पड़ती है? जब उस वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण आंख पर छोटा बनता है। ठीक है, अब ये देखिए, दर्शन कोण किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण वस्तु का दर्शन कोण कहलाता है। उसके बाद प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र आंख भी है, दूरदर्शी भी है, सूक्ष्मदर्शी भी है। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है? किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण यानी बीटा तथा केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बनाए गए दर्शन कोण यानी अल्फा के अनुपात को उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और m बराबर यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा, इन दोनों का अनुपात होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी प्रकाशिक यंत्र से किसी वस्तु को देख रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो चाहे वो दूरदर्शी हो, इससे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वह हमारी आंख पर कितना दर्शन कोण बनाता है, वह प्रतिबिंब हमारी आंख पर कितना दर्शन कोण बनाता है उसको हम लोग बीटा कहते हैं। और प्रकाशिक यंत्र हटा दीजिए, जैसे आप सूक्ष्मदर्शी लगाकर इस तरह से वस्तु को देख रहे थे तो प्रतिबिंब बन रहा है, वो आपकी आंख पर कितना कोण बना रहा है उसको हम लोग प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण कहेंगे। आंख पर प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा। अब सूक्ष्मदर्शी हटा दीजिए, अब केवल आंख से उस वस्तु को देखने की कोशिश करिए तो केवल आंख द्वारा उस वस्तु का दर्शन कोण कितना आंख पर बनता है वो अल्फा होता है। और इन दोनों कोणों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और m बराबर बीटा बटा अल्फा होता है। बीटा तो किसी वस्तु द्वारा आंख पर किसी
प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण है, और अल्फा केवल आंख द्वारा वस्तु पर बनाया गया दर्शन कोण। ठीक है, चलिए आगे। जो आवर्धन क्षमता होती है उसके बारे में अब बताया जा रहा है कि उसके बारे में क्या क्या चीजें होती है। पहला, आवर्धन क्षमता दो कोणों का अनुपात होता है, इसलिए इसे कोणीय आवर्धन कहते हैं। आपने आगे पढ़ा था रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते थे, रेखीय आवर्धन कहते थे। और यहाँ पे आवर्धन क्षमता क्या हो गई या कोणीय आवर्धन क्या हो गई, तो दो कोणों का अनुपात होता है। देखिए बीटा भी एक कोण है, अल्फा भी एक कोण है, तो इन दोनों कोणों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो कोणों का अनुपात है इसलिए इसे कोणीय आवर्धन भी कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात क्या है, यह एक विमाहीन राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कोणीय आवर्धन जो है या आवर्धन क्षमता जो है दो कोणों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह जो है विमाहीन राशि है। तीसरी बात क्या बताई गई, इसे x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन जो है 5 है, ठीक है, तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी 5x। मान लीजिए इस तरह से, यदि किसी प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन 5 है तो इसकी आवर्धन क्षमता 5x हो जाएगी। आई बात समझ में कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता अगर 5 है तो आवर्धन 5 है तो आवर्धन क्षमता 5x हो जाएगी, आवर्धन 6 है तो आवर्धन क्षमता 6x हो जाएगी। तो ये सारी बातें थी प्रकाशिक यंत्र के बारे में। प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन क्षमता क्या है, दर्शन कोण क्या है, सूक्ष्मदर्शी क्या है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए और अब हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, और जो नया टॉपिक है वो है सूक्ष्मदर्शी। देखिए सूक्ष्मदर्शी हमने पहले भी पढ़ा, सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, या उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है यह एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा, एक इस तरह का उत्तल लेंस होता है और इसमें जो होते हैं ना एक डंटी इस तरह का लगा होता है, इस तरह का। आप लोग बचपन में खेला करते थे, आप जब इसको ऐसे से करते हैं ना तो कागज पे लाइट फोकस होती है और कागज जो होता है अपने आप जल उठता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें एक ही उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी काफी कम होती है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, इसलिए इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता में अभी आप बताया बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है, तो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है। अल्फा क्या है, तो बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर वस्तु द्वारा बना कोण है, दर्शन कोण। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए भी फॉर्मूला वही हो जाएगा बीटा बाई अल्फा। वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अधिकतम तब होता है जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर हो। यहां पे देखिए दो चित्र बना हुआ है, एक है आंख यंत्र के बिना और दूसरा जो है आंख यंत्र के साथ। अभी यहाँ पे देखिए हमारी आंख है यहाँ पे और हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो हमने किसी भी लेंस का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है आंख यंत्र के बिना, लेकिन यहाँ पे क्या है आंख यंत्र के साथ। हमारी आंख है यहाँ पे और हम इस वस्तु को देख रहे हैं, हमारी वस्तु ये है, इस वस्तु को हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक लेंस लगा रखा है, आंख के सामने हमने एक इस तरह से लेंस लगा रखा है।
तो इसलिए इसको लिखा गया आंख यंत्र के साथ, और ये है आंख यंत्र के बिना। तो यहाँ पर आंख पर जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के द्वारा उसको हम लोग कहेंगे अल्फा, और यहाँ पर जो आंख के द्वारा प्रतिबिंब मतलब आंख पर जो दर्शन कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे बीटा। ठीक है। अब अगर कोण काफी छोटा हो, अल्फा और बीटा जो है काफी छोटे हो, तब यदि कोण अल्फा तथा बीटा काफी कम हो तब क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर टेन अल्फा अच्छा कोण काफी छोटा हो ना तो टेन अल्फा अल्फा के बराबर हो जाता है, और अल्फा बराबर यानी टेन अल्फा बराबर हो जाता है h/d, फिगर नंबर इससे इससे, और टेन बीटा बराबर h/u। देख लीजिए यहाँ पे बीटा है और ये हमारी ऊंचाई h है और ये उसका प्रतिबिंब h डैश है, तो h की जो मतलब यहाँ से इसके प्रकाशिक केंद्र से दूरी u है, तो h/u हमने लिखा। ठीक है। अब m बराबर क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, बीटा का मान h/d, अल्फा का मान h/u, उल्टा करेंगे तो क्या होगा h/d इंटू u/h, बीटा बाई अल्फा h/d बाई h/u, h/d इंटू u/h, h/u। ठीक तो है, बीटा बाई अल्फा, बीटा की वैल्यू हो गई, अच्छा ठीक है आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं h/d बाई h/u, h h कैंसिल, बचा क्या 1 बाई सॉरी d बाई u, यानी जो आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता कितने के बराबर हो जाएगी, d बाई u के। ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं। ठीक है। प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं, पहला जब जब प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब दूरबिंदु दूरबिंदु अर्थात अनंत पर बने तब, बने तब क्या हो जाएगा, b बराबर इनफाइनाइट होगा कि नहीं, जब प्रतिबिंब दूर बिंदु अर्थात अनंत पर बना है तब b का मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। अब लेंस के सूत्र से क्या होता है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। b की जगह 1 बाई माइनस इनफाइनाइट, इसलिए ना कि जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए माइनस u माइनस 1 बाई माइनस u इज इक्वल टू 1/f। ये तो जीरो हो गया, और 1/u का मान किसके बराबर आ जा रहा है, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी u किसके बराबर आ गया f के बराबर। अब यह जो समीकरण नंबर 1 मिला है ना हमको m बराबर d/u, उसमें u की जगह हम लोग क्या रख दे f रख दे। u का मान समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे डी की m बराबर तक क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा d बाई एफ। यानी जब हमारा प्रतिबिंब जो है अनंत पर बने तब के लिए जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, d बाई एफ, जहां d क्या है 25 सेंटीमीटर है और f क्या है फोकस दूरी है। दूसरा केस क्या है, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने तब। दूसरी स्थिति, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने तब क्या हो जाएगा, जब प्रतिबिंब जो है निकट बिंदु पर बन रहा है यानी v इज इक्वल टू माइनस डी ले लेंगे। इसलिए ना कि जिधर वस्तु है, मान लीजिए ये प्रकाशीय केंद्र है, तो जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो u का मान अगर माइनस में है तो v का भी मान माइनस में ही लेना पड़ेगा। फिर लेंस के सूत्र से हम लोग लिखेंगे, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। v की जगह तो 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये लाइन समझ आई है कि नहीं? तो अब अगर हम 1 बाई यू का मान निकाल ले यहां से, तो 1 बाई यू का मान निकालेंगे क्या लेंगे 1 बाई यू, डी को उधर ले जाएंगे तो 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू हो जाएगा। तो 1 बाई यू का मान आप इतना रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 1 बाई यू का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए m बराबर d बाई यू है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं d इंटू 1 बाई यू, ठीक है। अब ये जो 1 बाई यू है उसकी जगह पे ये मान भर देना है आपको, तो क्या हो जाएगा m बराबर d इंटू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ, ठीक है। अगर d से अंदर इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। दो स्थितियां बनती है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब उसका जो आवर्धन का मान होगा m इज इक्वल टू डी बाई एफ हो जाएगा, और जब अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु पर यानी d पर बने तब m का मान 1 प्लस डी बाई एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और उसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गई? यह जो टॉपिक है ना बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही दो स्थितियां बनती हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब और जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने तब। दो स्थितियों में आपको आवर्धन क्षमता निकालनी पड़ती है। तो ये हो गई जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता, जो कि दो स्थितियों में निकाली जाती है। तो क्लियर हो गई इतनी सी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलो नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और जो नया टॉपिक है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए हमने यहाँ पे यौगिक सूक्ष्मदर्शी का एक सरल चित्र बनाकर रखा हुआ है। अभी आपने पढ़ा सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक ही उत्तल लेंस होता है, लेकिन जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी है उसमें देखिए दो उत्तल लेंस लगे हुए हैं। एक उत्तल लेंस जो है इसकी फोकस दूरी और द्वारक दोनों ही कम है, लेकिन जो दूसरा उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी और द्वारक थोड़े अधिक हैं, इससे ज्यादा। तो जिसकी फोकस दूरी और द्वारक कम होती है और वह वस्तु की ओर रखा होता है उसे हम लोग अविदृश्यक लेंस कहते हैं।
और जो लेंस आंख की तरफ रखी होती है, देखिए यहाँ आंख है ना, यहाँ एक लेंस रखी गई है, तो जो लेंस आंख की तरफ रखी होती है उसे हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही है कि नेत्रिका लेंस क्या है और अभिदृश्यक लेंस क्या है। जो लेंस वस्तु की तरफ रखी होती है उसे हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, जो लेंस आंख की तरफ रखी होती है उसे हम लोग कहते हैं नेत्रिका लेंस। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, अभिदृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई है AB जिसकी ऊंचाई है h। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश, जो कि उल्टा है, वास्तविक है। ठीक है, अब ये जो A डैश B डैश है यह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है और उसका अंतिम प्रतिबिंब यानी इस नेत्रिका लेंस के द्वारा इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश और B डबल डैश बन रहा है जिसकी ऊंचाई हमने H डबल डैश मान लिया है। ठीक है, पहले फिगर को फिर से समझ लीजिए। अगर आप फिगर समझ लेंगे ना तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। वस्तु है AB जो अभिदृश्यक लेंस के सामने रखी गई है, इसकी ऊंचाई है H। अब इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। A डैश B डैश जो है दूसरा जो लेंस है जिसको हम लोग नेत्रिका लेंस कह रहे हैं, उसके लिए वस्तु का काम कर रहा है क्योंकि उसी के सामने ना ये रखा हुआ है, तो इसके लिए तो ये प्रतिबिंब है लेकिन इस लेंस के लिए ये वस्तु है। अब इस वस्तु का यानी A डैश B डैश जो है वस्तु है उसका फाइनल प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बन रहा है जिसकी ऊंचाई H डबल डैश है। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फा कोण बना हुआ है और यहाँ पे जो है बीटा कोण बना हुआ है। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, की आवर्धन क्षमता कोई भी प्रकाशिक यंत्र हो उसका हमने अभी बताया बीटा बाई अल्फा। ठीक है, अल्फा और बीटा काफी छोटे कोण हैं अगर, तो tan अल्फा बराबर अल्फा और tan बीटा बराबर बीटा, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, देखिए tan बीटा यहां से हम लोग लेंगे बीटा का मान, तो बीटा का मान हो जाएगा h डैश बाई यू ई। देख लीजिए ये h डैश है और ये वाली दूरी कही जा रही है, ये वाली दूरी होता है ना लंब बटा आधार tan के लिए, तो ये वाली दूरी कही जा रही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यू ई। ठीक है, और tan अल्फा के लिए देखिए अल्फा है तो इसका जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा h बटा इसका जो आधार है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार पूरा हो जाएगा d। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसका आधार हो जाएगा और इसके लिए हम लोग लिखेंगे d। जब इसको उल्टा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा h डैश बाई यू ई इंटू डी बाई h। इसको हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं h डैश और h को अलग कर दें, d बाई यू को अलग कर दें, यू ई रहेगा यहाँ पे यू ई। ठीक है, यानी जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो गई h डैश बाई h इंटू यू डी बाई यू ई। यू ई क्या है, तो नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें भी दो स्थितियां बनती हैं, इसमें भी दो स्थितियां बनती हैं। अब हम लिखेंगे m बराबर क्या हो जाएगा h डैश बाई h इंटू डी बाई यू ई। ठीक है, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए कि आवर्धन का क्या सूत्र होता है, देखिए आवर्धन के सूत्र से
रेखीय आवर्धन के सूत्र से, तो m बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, I बटा O या B बाई U, यही ना लिखते हैं। ठीक है, m का मान हमने निकाल लिया है, कितना, ये निकाला है कि नहीं, तो m की जगह पे ये मान हम लोग रख दें, तब कितना हो जाएगा, या I बटा I और O का मान रखा जाए, तो I का मान हमारे पास क्या है, H डैश, ये H डैश बाई O, O का मतलब हो गया वस्तु की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू भी, इसके लिए भी का मान, तो ये हो जाएगा माइनस भी जीरो, यहां माइनस रहता है, बाई U जीरो। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं, ये हम लोग कहां से निकाले हैं, रेखीय आवर्धन के सूत्र से निकाले हैं। अब हम लोग ऊपर से करते हैं थोड़ा सा, H डैश बाई H का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे, H डैश बाई H का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर, देख लीजिए समीकरण 1 ये ना है, m बराबर H डैश बाई H, इसका मान हमने निकाल लिया है, माइनस भी जीरो बाई U जीरो। ठीक है, तो वो मान हम लोग रख लेंगे, m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भी जीरो बाई U जीरो इंटू डी बाई यू ई, डी बाई यू ई, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता ये भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है। इतनी बात समझ आ गई। अगर यू भी ये सारी चीजें दी है तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई हो तो। अब जिस तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां थी, उसी तरह से यौगिक सूक्ष्मदर्शी में भी प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, जब प्रतिबिंब अनंत पर बना हो तब। अच्छा, और एक चीज होती है, ये जो 2 लेंस लगे होते हैं ना, वो दोनों एक नली होती है। जैसे मान लीजिए इस तरह की एक बेलनाकार नली होती है, एक इस छोर पर लगा होता है लेंस और एक इस छोर पे। आपने सूक्ष्मदर्शी देखा होगा तो हम लोग इस तरह करके देखते हैं, नीचे वस्तु रखी रहती है और यहाँ पे हम लोग अपना आंख लगा के देखते हैं। तो जहां हम लोग आंख इस तरह से लगाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेत्रिका लेंस, और यहाँ पे हमने वस्तु रखा है तो इस वाले लेंस को हम लोग कहते हैं अभिदर्शक लेंस। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो नली की लंबाई होती है, ये हमारी नली हो गई जिसमें दोनों लेंस लगे हुए हैं, तो नली की लंबाई को हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई, L बराबर, नली की जो लंबाई होती है L बराबर भी जीरो मॉड ऑफ भी जीरो प्लस मॉड ऑफ यू जीरो, ये होता है। मतलब माइनस साइन आपको नहीं लेना है, केवल प्लस साइन लेना है। ठीक है, अब 2 स्थितियां बनेंगी। पहली, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब, अनंत पर बने तब जो है सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। अभी तो नॉर्मली आवर्धन क्षमता का मान हमने निकाल लिया, चाहे ये वाला लिखिए चाहे समीकरण नंबर 2 लिखिए, लेकिन जब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर बना है, वैसी स्थिति में V बराबर BE बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेंस के सूत्र से हम लोग क्या लिखेंगे, 1 by B minus 1 by U is equal to 1 by F, 1 by B minus 1 by U is equal to 1 by F। ठीक है, B की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, इनफाइनाइट रख लेंगे। तो ये E यानी नेत्रिका लेंस के लिए हो रही है, तो यहाँ पे इस तरह हम लोग रख लेंगे। ठीक है, और F की जगह भी E कर दीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये सारा का सारा
नेत्रिका लेंस के लिए निकाला जा रहा है, अभी द्वितीयक लेंस के लिए नहीं, ठीक है ना। तो VE का मान जो है हम लोग क्या रख लेंगे, इनफाइनाइट रख लेंगे। फिर वही चीज 1 बाई इनफाइनाइट माइनस 1 बाई माइनस UE इज इक्वल टू 1 बाई FE, ये तो 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा 1 बाई UE इज इक्वल टू 1 बाई FE, ठीक है। अब देखिए 1 बाई UE का मान जो है हम लोग समीकरण नंबर किस में रख लें, या आप कह सकते हैं इस तरह भी UE इज इक्वल टू FE, ठीक है। अब हमारा जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 से m बराबर माइनस V0 बाई U0 इंटू D बाई FE हो सकता है कि नहीं। हमने UE की जगह क्या रख दिया, FE रख दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया, m बराबर माइनस V0 बाई U0 इंटू D बाई FE। ये बात समझ आ गई अच्छे से। चलिए अब दूसरे केस में निकाला जाए, और नली की लंबाई इस स्थिति में क्या हो जाएगा, नली की लंबाई ऐसी स्थिति में हो जाएगी L बराबर V0 प्लस UE, ठीक है। दूसरा केस, केस नंबर 2, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने तब जो है D जो है इसका मान कितना हो जाएगा माइनस D, ठीक है। और फिर हम लोग लेंस का सूत्र यूज करेंगे, लेंस के सूत्र से 1 बाई VE माइनस 1 बाई UE इज इक्वल टू 1 बाई FE। VE की जगह हमने क्या रखा, माइनस D रखा, VE की जगह माइनस D रख सकते हैं ना, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई D, और यहां भी माइनस ही रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 बाई UE इज इक्वल टू 1 बाई FE। ये लाइन समझ आई, जैसे हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में किया था बिल्कुल उसी तरह करना है, बस अब 2 लाइन बचा हुआ है, आप देख लीजिए आसानी से। तो हम लोग किसका मान निकाल दें, 1 बाई FE का, 1 बाई FE का मान निकाल दिया जाए अगर, या 1 बाई UE का मान निकाल लेते हैं। 1 बाई UE बराबर 1 बाई FE प्लस 1 बाई D, ये हो सकता है। आ रही बात समझ में। अब 1 बाई UE का मान हम लोग समीकरण नंबर किस में रख दें, 2 में रख दें, तो लिखेंगे समीकरण 2 से m बराबर, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस V0 बाई U0 इंटू D इंटू 1 बाई UE, ठीक है। अब हमने 1 बाई UE का मान निकाल लिया है, तो 1 बाई UE का मान हम लोग वहां पे रख देंगे, तो 1 बाई UE का मान क्या हो जाएगा, तब m बराबर क्या हो जाएगा माइनस V0 बाई U0 इंटू D इंटू, ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं इसको, 1 बाई UE का मान 1 बाई FE प्लस 1 बाई D, ठीक है। अब D को अगर हम अंदर ले जाएं, तो D को हम लोग अंदर ले जाएं तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस V0 बाई U0 इंटू D बाई FE प्लस D बाई D, कट के आ जाएगा 1, यानी m बराबर क्या हो गया माइनस V0 बाई U0 1 प्लस D बाई FE। ये m का मतलब जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी, किस केस में, जब प्रतिबिंब जो हो निकट बिंदु पर बने तब, ठीक है। और ऐसी स्थिति में नली की लंबाई क्या हो जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी या हम डायरेक्ट लिखते हैं नली की लंबाई,
इस केस में नली की लंबाई क्या हो जाएगी, नली की लंबाई बराबर L बराबर मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ UE। ठीक है, तो यह जो होगा नली की लंबाई हो जाएगी। और इस तरीके से जो हमारा यौगिक सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता हमने निकाल दिया। और आवर्धन क्षमता हमने दो स्थितियों में निकाला है। पहली स्थिति जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब, ठीक है, और दूसरी स्थिति जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने तब। दो स्थितियों में आपको आवर्धन क्षमता निकालनी है, सरल सूक्ष्मदर्शी की भी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की भी और दूरदर्शी की भी। तो आज हम लोगों ने केवल पढ़ा है किसके बारे में, सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सूक्ष्मदर्शी क्या है, कितने प्रकार के हैं, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, उसकी रचना किस तरह से की जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी वो खत्म हो गया। हमको अब बस इस चैप्टर में एक ही टॉपिक पढ़ना है जो है दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी हमने खत्म कर लिया, उसके प्रकार खत्म कर लिए, किस तरह से कार्य करता है वो हमने पढ़ लिया। कार्यविधि क्या होगी, तो वही कि एक उत्तल लेंस लिया जाता है, उसके सामने एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है जो दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करता है और उसका अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तो ये उसकी क्रिया विधि हो जाएगी। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।